अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टैक्स कैलकुलेशन करने में और किस तरीके से आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने बताया है कि कैसे आप 20 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो कि किस तरीके से 20 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स हो सकता है। तो इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले हमें सेक्शन 44 एडीए को समझना होगा। तो जो प्रिजेम्पटिव टैक्स स्कीम है उसके अंडर आप 50% तक जो अपने एक्सपेंसेस हैं उनको आप क्लेम कर सकते हो विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे ये जो फैसिलिटी है ये स्मॉल प्रोफेशनल्स को दी जाती है और ये जो फैसिलिटी है स्मॉल प्रोफेशनल को इसलिए दी जाती है क्योंकि जनरली जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि ये लोग ज़्यादा टैक्स कंप्लाइंस में ना जाएं और इनके लिए ईज़ ऑफ बिजनेस क्रिएट हो। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं जो प्रोफेशनल हैं उनको इस तरीके से 50% ऑफ जो आपकी क्रॉस रिसिप्ट है उस पर एज ए एक्सपेंस कैलकुलेट करने की फैसिलिटी आपको देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि कौन कौन लोग हैं जो इस फैसिलिटी को जो सेक्शन 44 एडी है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसमें इंडिविजुअल में अगर आप कोई भी आप अपने नाम से बिजनेस करते हो या आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो तो आप जो सेक्शन 44 एडी है इस सेक्शन को आप यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो भी आप सेक्शन 44 एडीए को यूज़ कर सकते हैं। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती हैं वो इस सेक्शन को यूज़ नहीं कर सकती हैं। इसमें अगर हम देखें कौन कौन एलिजिबल है तो जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं वो इसमें एलिजिबल है, इंजीनियर्स इसमें एलिजिबल है, लीगल एडवाइज़र्स इसमें एलिजिबल है, टेक्निकल कंसल्टिंग करते हैं वो एलिजिबल है, अकाउंटिंग, मेडिकल, तो ये सारे जो प्रोफेशन हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये सारे प्रोफेशन अपनी जो इनकम है उसको एज ए सेक्शन 44 एडीए प्रिजेम्प्टिव इनकम शो कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रिजेम्प्टिव इनकम कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 44 एडीए ऑफ इनकम टैक्स। तो इसमें आपको दो कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी जो ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपकी जो ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख से ज़्यादा है तो आप जो सेक्शन 44 एडी है उसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपकी जो इनकम है उसमें आप जो 50% है उन्हीं को आप एक्सपेंसेस मान सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जो अपनी इनकम है वो या तो आपको 50% दिखानी है या 50% से ज़्यादा दिखानी है। अगर आप अपनी जो इनकम है वो 50% से आपको कम अगर आप दिखाते हो तो आप ये जो सेक्शन है इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ITR 3 भरनी पड़ेगी और पूरा डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा जितने भी आपने एक्सपेंस किए हैं। इसके बाद आता है कि आपको कौन सी ITR भरनी है। तो अगर आपको जो सेक्शन 44 एडीए है इसके अंडर अगर आपको ITR भरनी है तो आपको ITR 4 यूज़ करनी पड़ेगी। ITR 4 के अंडर में आप जब देखेंगे जो ITR 4 के अंडर जो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन जो हेड है वहाँ पे आप इस ऑप्शन को अगर ऐड डिटेल करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आप प्रोफेशन के अंदर जाके अपनी जो इनकम है उसमें 50% एक्सपेंस शो करके अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से जो आपकी जो ग्रॉस रिसीट है उस पर आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से उसको जीरो बनाएंगे। जो 20 लाख है उस पर 50% तो आपका जो अंडर सेक्शन 44 एडी है उसके अंडर आप जो 50% है आपकी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग 10 लाख हो जाएगी ऑटोमेटिकली जब आप ITR 4 को फाइल करेंगे। उसके बाद जो इंटरेस्ट फ्रॉम होम लोन है उसमें आप 2 लाख तक की जो इंटरेस्ट है उसकी आप छूट ले सकते हैं और इसके बाद होम लोन का इंटरेस्ट को डिडक्ट करने के बाद जो आपकी इनकम है वो 8 लाख हो जाएगी। उसके बाद आप 80C के अंदर भी डिडक्शंस को ले सकते हैं। 80C के अंदर काफ़ी सारी जो ऑप्शन आपको मिलते हैं डिडक्शन के लिए, जैसे कि उसमें से कुछ मैं आपको बता दूं। 80C के अंडर आप जो है ELS में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ELS में जो एवरेज जो रिटर्न देखा गया है वो 12 से 15% का रिटर्न देखा गया है और ये 3 इयर्स का इसमें लॉकिंग पीरियड होता है। उसके बाद NPS स्कीम होती है। NPS स्कीम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 8 से 10% तक का रिटर्न मिलता है और ये टिल 60 ईयर ऑफ एज आपके चलता है।
उसके बाद यूलिप है, उसमें 8 से 10% आपको रिटर्न मिलता है और इसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। उसके बाद टैक्स सेविंग एफडी आती है। टैक्स सेविंग एफडी में 8.40 तक का आपको रिटर्न मिल सकता है और 5 साल का उसमें लॉकिंग पीरियड होता है। उसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आती है, उसमें 8.60% आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और 5 ईयर्स का इसमें भी लॉकिंग पीरियड है। उसके बाद एनएससी है, इसमें आप 7.9% का आपको रिटर्न मिलता है, 5 साल का इसमें लॉकिंग पीरियड है। उसके बाद जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें 8.50 का आपको रिटर्न मिलता है। तो इसमें जो लॉकिंग पीरियड है, लॉकिंग पीरियड का मतलब है कि इतने टाइम पीरियड तक तो आपको जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है आपको रखनी अपने जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे पड़ेगी। अगर उससे कम पीरियड में आप उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हैं तो जो आपने इनकम पे छूट ली हुई है वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे कम पीरियड है जिसका है वो है ELSS 3 साल का इसका लॉकिंग पीरियड है। 3 साल के बाद आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन जो ELSS होता है ये थोड़ा हायर रिस्की होता है, क्योंकि इसमें जो आपका पैसा है वो स्टॉक्स में लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से जो रिटर्न है इसमें फ्लक्चुएट भी हो सकता है। इसमें जैसे ये एक एजम्पशन होती है कि 12 से 15% हो सकता है कि जो आपका रिटर्न है वो 12 से 15% से भी ज़्यादा हो जाए। तो हम जो यूज़ करते हैं ELSS के लिए जनरली हम ग्रो यूज़ करते हैं। तो ग्रो में अगर आप यहाँ पे टैक्स सेविंग ऑप्शन में जाते हैं तो टैक्स सेविंग ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे जो ELSS है उसके ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्वांट है, क्वांट ने जो बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, पिछले 1 साल में 60% का रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से अलग अलग है। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी है। तो इनमें से आप कोई भी जो आपकी पसंद का है वो आप ELSS स्कीम ले सकते हैं। ELSS स्कीम का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आपका जो अकाउंटिंग पीरियड, जिस पीरियड के लिए आप टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, एकदम आपकी अगर एंड डेट आ गई है और 80C के अंदर आप अभी भी डिडक्शन कर सकते हैं, तो आप इसमें आप जल्दी से इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्लानिंग। इसमें अगर आप बहुत कम समय में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ELSS में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद 80C की डिडक्शन के बाद आता है 80GG। इसमें आपको जो 5000 पर मंथ रेंट की आपको छूट मिलती है। तो अगर हम उसको ईयरली देखें तो 60,000 तक की आप इसमें छूट ले सकते हैं। इसमें आपको 60,000 तक की रेंट तक कोई आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना होता। तो इसके अंडर भी आप अगर चाहे तो अपनी डिडक्शंस को ले सकते हैं अगर आप रेंट पर रहते हैं तो। इसके बाद आता है 80CCD। ये 80C का ही एक एक्सटेंशन की तरह होता है। जैसे 80C में 1.5 लाख तक की छूट होती है, 80CCD में इसके बाद 50,000 और आप छूट ले सकते हैं। उसके बाद आता है 80D। 80D में अगर आप अपना इंश्योरेंस करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं, तो आप 25,000 तक की छूट ले सकते हैं। और अगर आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनका भी साथ में अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं तो टोटल आप 50,000 की छूट ले सकते हैं। तो अगर हम इन सारी डिडक्शंस को लेस करें तो जो आपकी इनकम होती है वो 4,90,000 होती है और 4,90,000 पे आपका कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। तो इस तरीके से जो आप अपनी जो टैक्स है उसको प्लानिंग कर सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि ये जो हमने टैक्स कैलकुलेशन करी है ये ओल्ड टैक्स रिजीम के अंडर करी है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंडर टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो कैलकुलेशन अलग होगी। जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें आपको डिडक्शंस अलाउड नहीं होती, लेकिन वहीं पर ही जो आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो एक सेपरेट चीज़ है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो हमने ये टैक्स फाइलिंग आपको बताई है ये ओल्ड टैक्स रिजीम के अंडर बताई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर फ्रीलांसिंग सीखने के लिए अभी तक आपने हमारा जो क्विक बुक्स की प्लेलिस्ट है उसे वॉच नहीं किया है तो फ्रीलांसिंग सीखने के लिए आप हमारी क्विक बुक्स की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ से हमने स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से क्विक बुक्स को यूज़ करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं उस पर हमने वीडियो बनाया है। वहाँ से आप क्विक बुक्स को सीख के इजीली किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि अपवर्क, फाइवर या फिर freelancer.com, guru.com, टॉपटेल, वहाँ पे जाके आप क्विक बुक्स से रिलेटेड जॉब्स को सर्च कर सकते हैं और अपना करियर एज ए फ्रीलांस अकाउंटेंट बना सकते हैं।